हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लोयन हार्ट कीन लर्नर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया फर्स्ट सब्सक्राइब इट एंड आफ्टर दैट प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 14 वाटर ऑफ क्लास 6। हम इसकी रीडिंग आज वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। सो वाटर वाटर व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? The chemical formula for water is H2O means हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में जुड़कर वाटर पानी बनाते हैं। जल है तो जीवन है। आपने बहुत से ऐसे प्लेसेस पे लिखा देखा होगा, सेव वाटर सेव लाइव्स लाइक दिस। सो वाटर इज ए लिक्विड विच फॉर्म्स रेन, fill rivers, lake, ponds, and the sea or oceans. Water is in the ground and the air which we breathe. Water is everywhere. All the living things, plants and animals need water to live. So आज हम इसके बारे में बात करेंगे, वाटर के बारे में। स्टार्ट करते हैं। Suppose for some reasons your family gets only 1 bucket of water every day for a week. Amazing, what would happen? अगर आपकी फैमिली को एक सप्ताह में एक सप्ताह में हर दिन 1 बाल्टी पानी मिले तो कैसा रहेगा? Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes or breathe bath? Means क्या आप खाना बना सकते हैं, क्लीन यूटेंसिल्स बर्तन धो सकते हैं, वॉश क्लोथ्स कपड़े धो सकते हैं और बाथ नहा सकते हैं? क्या ऐसा संभव है कि एक बाल्टी से सारा कुछ हो जाए? What are the other activities you would not to able to do? What happens if we do not have easy access to water for a long period of time? Apart from drinking, there are so many activities for which we use water. Figure 14.1. Do you have an idea about the quantity of water we use in a single day? क्या आपको मालूम है कि किस किस प्रकार से हम लोग पानी का यूज करते हैं और कितने पानी का यूज करते हैं किस किस एक्टिविटी में? आपके सामने दिया गया चित्र, यहाँ पर पानी का डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज होता है। जैसे वाटर यूज कर रहा है बाथिंग के लिए, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, फॉर ड्रिंकिंग और फॉर अदर पर्पजेज। तो ये बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनसे हम पानी को यूज़ करते हैं। नाउ 14.1, हाउ मच वाटर डू वी यूज़? कितना पानी हम यूज़ करते हैं? एक्टिविटी 1, लिस्ट ऑल द एक्टिविटी फॉर विच यू यूज़ वाटर इन ए डे. Some activities are listed in table 14.1. Make a similar table in your notebook throughout the day. Measure the amount of water used for. Means आप इस एक्टिविटी के द्वारा जानेंगे कितना पानी किस एक्टिविटी में हम यूज़ करते हैं, और इसमें एक टेबल दी गई है 14.1, उसमें आप लिख भी सकते हैं, एस्टिमेट बना सकते हैं कि कितना पानी हम किस एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं ईच डे। एक्टिविटी ड्रिंकिंग के लिए अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर, एनी अदर टोटल वाटर यूज्ड इन ए डे बाय ए फैमिली यू कैन राइट हेयर. नाउ you now have a rough idea as to how much water your family uses in a day. आपके पास एक रफ आइडिया आ जाएगा कि कितना पानी हम लोग एक दिन में यूज करते हैं. कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीनिनेस इन ए डे? क्या आप बना सकते हैं ऐसा भी एस्टिमेट कि पानी का आपको पता लग जाए आप किस क्लीनिनेस के लिए कितना पानी यूज करते हैं एक दिन में? यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर needed by your family in a year. Now divide this amount by the number of members of your family. This will get an idea of the amount of water needed by one member of your family in a year. Means पूरे साल का अगर पानी यूज्ड वाटर हम कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उसको साल जितने अपने घर में मेंबर हैं उनसे डिवाइड कर दें तो पता लग जाएगा ईच मेंबर कितना पानी यूज करता है पूरे साल में.
Find the number of people that live in your village or town. You may now get an idea of amount of water needed by your village or town. मीन्स आप इसी प्रकार से अपने पूरे गांव में भी देख सकते हैं कितने आदमी हैं और कितना पानी वो यूज़ करते हैं, तो उसको उससे डिवाइड करके निकाल सकते हैं पर मेंबर और पर मैन हाउ मच वाटर दे यूज़. You have listed a number of activities for which you use water. Do you think our water requirement is limited to activities like these? We use wheat, rice, pulses, vegetables, and many other food items every day. We know that some of the fibers that we use for making fabrics come from plants. Is water not needed to grow these? Means हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं जिनसे हम अपने घर को चलाते हैं, मीन्स अपनी लाइफ को भी चलाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, राइस, पल्सेस, मतलब ये सारी चीज़ें हमें कहाँ प्लांट से मिलती हैं. क्या प्लांट्स को भी पानी की नीड रहती है ग्रो करने के लिए? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? क्या आप और भी ज़्यादा इसके यूज बता सकते हैं? वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स दैट वी यूज, सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज बट आल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स. मीन्स पानी का जो और ज़्यादा यूज अपने लाइफ में है, जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर है तो बहुत सारे उसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो सारे के सारे जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं सभी में कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत रहती है, या फिर जो यूटेंसिल्स हैं बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ के, उनको क्लीनिनेस करने के लिए इसकी ज़रूरत रहती है. नाउ 14.2, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? हमें कहाँ से प्राप्त होता है पानी? वी गेट द वाटर दैट यू यूज, सम ऑफ यू मे से वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर, स्प्रिंग, पाउंड, वेल और ए हैंड पंप. मीन्स इन जगहों से हमें पानी प्राप्त होता है, इन स्थान से हमें पानी मिलता है, जैसे नदियों से, झरनों से, तालाब से, कुओं से और हैंड पंप वगैरह, जैसे नलका टाइप जो होता है दैट वन. सम अदर में माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, और हमें पानी मिलता है नल से. हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इज इन द टैप कम्स फ्रॉम? आप ये जान के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि पानी कहाँ से आता है एक नल में. वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज आल्सो ड्रॉन फ्रॉम ए लेक or a river or a well. It is then supplied through a network of pipes. Means जितना भी पानी है जो टैप से हमें मिलता है, that also भी comes from these rivers, wells, lakes, etc. Means बहुत सा पानी हमें अंडरग्राउंड से भी मिलता है. इस प्रकार से पहले पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसको सप्लाई कर दिया जाता है इन द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के लिए. नाउ ईच ऑफ us may be getting water into our homes in a different way, but finally all of us get water from the same sources such as pond, lakes, rivers and wells. We have discussed some of the sources of water. हमें डिस्कस करना चाहिए आज के समय में हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर के लिए. Where does the water come from? कहाँ से आता है ये पानी वहाँ? टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स. इन सभी चीज़ों को भरने के लिए तालाब, झील, नदियाँ और कुएं, कहाँ से आता है ये पानी? तो हम इसके बारे में अच्छी तरह से अब देखेंगे. फिगर 14.3, ओशियंस कवर्स ए मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ. मीन्स अर्थ पे ज़्यादातर जो आपको ये ब्लूज पार्ट दिखाई देता है, दैट वन इज द ओनली वाटर. Our earth, most of our earth covered with water. Means 71% our earth covered with water, only 29% of land area. Do you know that about 2/3 of the earth is covered with water? Most of this water is in oceans and seas. आपको पता है कि 1/3 पानी अर्थ पे भरा हुआ है, जो अर्थ को कवर्ड करके रखा हुआ है,
और जो बाकी बचता है वो ही लैंड एरिया है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं इन परसेंटेज आल्सो। द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज हैज मैनी साल्ट्स डिजोल्व इन इट। द वाटर इज स्लाइन, मीन्स बहुत सा ऐसा पानी जो ओशियंस और सीज में मिलता है हमें, उसमें नमक मिला हुआ है, इसलिए उसको हम स्लाइम वाटर बोलते हैं। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो हमारे पीने के योग्य पानी नहीं है। एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल नीड। You might have heard the famous lines of the poem Ream of the Ancient Mariner, written by S.T. Coleridge in 1798. Water, water everywhere, nor any drop to drink. Means पानी पानी, सब जगह पे पानी पानी है, बट हम उसको पी नहीं सकते। ये लाइन लिखी थी, फेमस लाइन लिखी थी एक रियाम ऑफ द एनिशियंट मार्नियर ने। So, here the poem has described the plight of sailors on a ship lost in the ocean. Yet, oceans play an important role in supplying the water that we use. Do you find this surprising? After all, the water that we use is not salty. Means बहुत पानी बहुत है अर्थ पे, बट हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो साल्टी वाटर है। उसके बावजूद भी हमें पानी मिल जाता है अपने लिए, तो इसके लिए हम जानेंगे अब आगे। मैनी ऑफ अस लिव्स लाइव इन प्लेसेस फॉर अवे फ्रॉम द ओशियंस। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो बहुत दूर हैं ओशियन से। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस आल्सो डिपेंड ऑन द ओशियन? क्या वो भी ओशन पे डिपेंड करते हैं? हाउ डज द ओशियन वाटर रीचेस पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाइज अस वाटर? किस प्रकार से ओशन का पानी तालाब, झील, नदियां और कुओं तक पहुंचता है जहां से हम लोग यूज करते हैं? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज नॉट स्लाइन एनी मोर? मीन्स कैसे ये सारा पानी जो साल्टी नहीं होता और हमें काम में आता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। दैट इज वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। अब हम चलेंगे वाटर साइकिल की तरफ। हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से ये हमारा जो ओशियन वाटर है वो सर्कुलेट होता है इन द लैंड एरिया, ऑन द लैंड एरिया। नाउ 14.3 वाटर साइकिल। साइकिल, चक्र, जल चक्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। वाटर की डिसअपियरिंग ट्रिक मीन्स पानी का गायब हो जाना। किस प्रकार से होता है ये? हाउ मैनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन ए फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम? मीन्स पानी अगर किसी फ्लोर पे गिर जाता है तो वो कुछ समय बाद वहां से वो सूख जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, और वहां जो पानी मौजूद था वो गायब हो जाता है। सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप। इसी प्रकार से जो गीले कपड़े हैं उनमें से भी पानी चला जाता है और वो सूख जाते हैं। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, rooftops and a few other places also disappear after the rains. Where does the water go? Does this water go? किस जगह पे ये पानी चला जाता है? जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सभी सनलाइट के कारण, हमारे क्लोथ्स जो वेट होते हैं इनके अंदर होता है, तो सनलाइट के कारण ये हल्का सा हीटअप होते हैं, जिससे क्या है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लेकर इधर उधर से यहां से इन्वायरमेंट में उड़ जाते हैं। सो डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन विच वाटर विद साल्ट डिजोल्व इन इट वाज हीटेड? व्हाट डिड वी फाइंड? क्या इससे हमें पता चलता है? द वाटर इवेपोरेटेड एंड द साल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड। मीन्स हमने चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में ये किया था, देखा था
कि जब साल्टी वाटर को हम गर्म करते हैं तो वो पानी इवेपोरेट, भाप बन के उड़ जाता है और बाद में सिर्फ और सिर्फ साल्ट बच जाता है। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। ये जो एक्टिविटी हमने की थी 5th चैप्टर में, उससे हमें आइडिया लगता है कि किस प्रकार से पानी जब हम गर्म करते हैं तो वो उड़ जाता है, हवा में, भाप में बदल जाता है। वाटर चेंजेस इनटू वेपर, वेपर में बदल जाता है। वी आल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट वाटर वेपर्स डज नॉट कैरी अवे द साल्ट विद इट। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि जो पानी की भाप है वो अपने साथ साल्ट को उड़ा के नहीं लेके जाती। वाटर वेपर सो फॉर्मेड बिकम ए पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन। और उसके बाद जैसे वाटर वेपर ऊपर हवा में चली जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती हैं, तो उसके बाद वो वाटर वेपर भी हवा का एक पार्ट बन जाती हैं, भाग बन जाती हैं। वी आल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर। तो हमें इससे ये पता चलता है कि पानी को हीटिंग की जरूरत होती है जब उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग वेपर में। However, we have seen that water changes into its vapor also, और वो अपनी वेपर्स में बदल जाता है, वेपर्स फॉर्म में आ जाता है। फ्रॉम द फील्ड्स, रोड्स, रूफटॉप्स एंड अदर लैंड एरियाज। वेपर्स में आ जाता है कहाँ से? खेतों से, सड़कों से, छतों से और लैंड एरिया, कोई भी खुला लैंड एरिया जहाँ भी हो। वी आल्सो डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 दैट टू ऑब्टेन साल्ट मीन्स, हमने ये भी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 में कि कहाँ से हमें साल्ट प्राप्त होता है। तो आपको एक दिखाया भी था उसके अंदर कि जो ओशंस के आसपास में लोग क्यारियाँ बना लेते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं। जब पानी को फिर वहाँ से इवेपोरेट करवाते हैं, जैसे पानी इवेपोरेट हो जाता है सन हीट के कारण, वहाँ सिर्फ अकेला नमक बच जाता है और उस नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है और फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है उसके प्योरिफिकेशंस के लिए। So, water from the sea is left in shallow pits. Shallow pits means क्यारियां बनाते हैं जो। To let the water evaporates from where does this water get the heat it needs to evaporate? Means ये कहाँ से अपनी हीट प्राप्त करता है? जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको, सनलाइट से। सन हीट जो होती है जो इसको इवेपोरेट कर देती है। एक्टिविटी 2 टेक्स टू सिमिलर प्लेट्स, प्लेस वन ऑफ द प्लेट्स इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। छाया में रख देंगे, एक सनलाइट में एक छाया में। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स। दोनों में एक जैसा पानी डाल देते हैं। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, खिंडना नहीं चाहिए पानी ये। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर 15 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स के बाद उसको देखते रहना चाहिए। डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, क्या पानी गायब होता है? फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, कौन सी प्लेट में से पहले गायब होता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन, जिस भी प्लेट से पहले गायब होता है तो फिर उसका पता लगाएं कि कहाँ से उसको हीट मिली होगी। तो मैं बता दूं आपको, ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियंस, रीज, लेक्स एंड पॉन्ड्स, द फील्ड एंड द अदर हैंड एरियाज आल्सो रिसीव सनलाइट। मीन्स जहाँ से भी सनलाइट मिलेगी इवेपोरेशन होगा। सम टाइम इवेपोरेशन शेडिड में रखी हुई चीज़ों का भी होता है, तो वहाँ किस लिए होता है? क्योंकि इन्वायरमेंट की हीट के कारण वो इवेपोरेट हो जाता है। एयर के कारण भी इवेपोरेशन होता है। जब एयर में अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम होती है तो इवेपोरेशन होता है। द साल्ट डिजोल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड, जो इसमें साल्ट घोला गया था वो लास्ट में बच जाता है। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर आल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट्स किप्ट इन इट, क्या पानी जो शेड में रखी हुई थी उससे भी पानी इवेपोरेट होता है? यस, कुछ पानी का हिस्सा उससे भी इवेपोरेट होता है। मैंने बता दिया था आपको, ये सन हीट का कारण ही है और हवा का। द शेड थ्रो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीचेज हेयर? यस, ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट हीटेड। मीन्स जो हवा है वो गर्म हो जाती है, फिर वो उससे टकराती है शेड में रखी प्लेट के अंदर पानी से, तो पानी गर्म होके इवेपोरेट हो जाता है। दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड।
Thus, evaporation takes place from all open surfaces of water. As a result, water vapor get continuously added to air. Means जो वाटर वेपर है इसका एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है कि हवा के अंदर पानी का मिलना. However, evaporation of water is a slow process. इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत हल्का प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है. दैट्स इज वाई वी रेयरली नोटिस इट लॉस फ्रॉम ए बकेट फुल ऑफ वाटर. मीन्स भरी हुई पानी की बकेट से, बाल्टी से पानी का लॉस होना हम उसको नोटिस नहीं कर सकते. बड़ा स्लो प्रोसेस है. इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर ऑन हीटिंग वाटर ऑन ए बर्नर. इट्स evaporation takes place even faster. Is there any other processes through which water vapor gets transferred into air? कोई और भी तरीका है जिसके कारण पानी हवा में जाता है या तेज हो सकता है? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. प्लांट्स के द्वारा एक अलग ऐसा तरीका है जो प्लांट्स के द्वारा पानी हवा में मिक्सअप होता है बाय द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस. लॉसेस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. You have learnt in chapter number 7 that plants need water to grow. पानी की आवश्यकता होती है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए अपनी. Plants use a part of this water to prepare their food and retain some of it in their different parts. Remaining parts of this water is released by the plants into air as water vapor through the process of transpiration. Do you remember observing transpiration of water by plants in activity 4 in chapter 7? Means चैप्टर 7 में हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के बारे में. एक्चुअल में ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता क्या है? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है कि पौधों की जड़ों से पानी सोख लिया जाता है मिट्टी में से और उसको ट्रांसफर किया जाता है फिर लीव्स तक बाय द स्टेम पौधे के तने के द्वारा इस सोखे हुए पानी को लीव्स तक पहुंचा दिए थे, पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है और पत्तियों में मौजूद स्टोमेटा इस पानी को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तब भी छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन छोड़ते हैं जब भी पानी को हवा में उसके साथ छोड़ते रहते हैं. ये जो पानी को छोड़ने का प्रोसेस है हवा में बाय द स्टोमेटा, बाय देयर स्टोमेटाज ओपनिंग और क्लोजिंग मोमेंट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन प्रोसेस और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को बोलेंगे. मैं बार बार इस वर्ड को ट्रांसपायरेशन ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी आप इसकी स्पेलिंग्स लिखने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांस फिर पाई फिर रेशन लिखें तो हम लोग अच्छी तरह से ट्रांसपीरेशन को लिख पाएंगे. इज इट लॉस्ट फॉर एवर? क्या ये हमेशा के लिए चला जाता है? नो, वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी. हम इसको दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि पौधे इस पानी को दोबारा से प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि आपको अब आगे बताया जाएगा. हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड? किस प्रकार से बादल बनते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. एक्टिविटी 3. टेक ए ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर, वाइप दैट glass from the outside with a clean piece of cloth, add some ice into the water, wait for 1 or 2 minutes, observe the changing that take place on the outer surface of the glass. Figure 14.6 में देखेंगे हम. From where do water drop appear? On the outer sides of the glass. The cold surface of the glass containing iced water cools the air around it, and the water vapor of the air condense on the surface of the glass. We notice this process of condensation in activity 7 in the chapter 5. Means आपको मैं इस विषय में बताऊंगा जो भी हमने रीड किया है. इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक गिलास है, उसमें पानी है, उसके अंदर आइस रख दी गई है. अब हम देखेंगे कि ग्लास की जो आउटर सरफेस है वो ठंडी हो चुकी है, लेकिन थोड़े समय बाद हम महसूस करते हैं कि उस सतह के ऊपर कुछ वाटर ड्रॉप्स आ जाती हैं. इस प्रकार से वाटर ड्रॉप्स उसके ऊपर आ जाती हैं. ये कहाँ से आती हैं? एक्चुअल में हवा में मौजूद पानी
या वाटर वेपर जब भी इस ठंडी सतह से टकराएंगी तो वो उनका यहां पर कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो वाटर वेपर या किसी भी गैसियस थिंग को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं ऑन कूलिंग। ठंडा करने पर उनको उनकी जो चेंज ऑफ स्टेट है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है फ्रॉम द गैसियस फॉर्म। तो यहां भी कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर होता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और जो कि हमें इस ग्लास के ऊपर देखने को मिलता है। ओके, ड्रॉप्स के रूप में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे 14.6 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। पानी को वापस सरफेस ऑफ अर्थ पे लाने के लिए कंडेंसेशन प्रोसेस का सबसे बड़ा रोल है। कंडेंसेशन प्रोसेस मैंने अभी बताया था आपको, गैसियस फॉर्म से या वाटर वेपर को किस में बदल देता है? ये ऑन कूलिंग वाटर ड्रॉप में। ओके, नाउ हाउ डज इट हैपन्स? किस प्रकार से ये होता है? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इट गेट्स कूलर व्हेन द एयर मूव्स अप। इट गेट्स कूलर एंड कूलर मीन्स जैसे जैसे हम हवा में ऊपर की तरफ जाते हैं तो हवा जो नीचे से जाने वाली हवा वो ऊपर की तरफ जाती है तो वो ठंडी होती चली जाती है, जिसके कारण कंडेंसेशन प्रोसेस होता है विद वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर्स। एट सफिशिएंट हाइट द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द कंडेंस टू फॉर्म टिनी या टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। It is these tiny droplets that remain floating in air and appears to us as clouds. Means clouds किस प्रकार से बनते हैं, मैं पूरा प्रोसेस आपको बता देता हूं हिंदी में। जो नीचे से वाटर वेपर्स होती हैं, पानी की भाप होती हैं, वो हवा के साथ धीरे धीरे ऊपर उठती चली जाती हैं। जैसे वो एक सफिशिएंट हाइट पे जाती हैं वहां पर जाके वो ठंडी हो जाती हैं और टाइनी ड्रॉपलेट्स, बिल्कुल छोटी छोटी बूंदों के आकार में वो बदल जाती हैं, जो इकट्ठा होकर एक क्लाउड के रूप में हमें दिखाई देता है। लेकिन जब ये क्लाउड और ज़्यादा ठंडी हवाओं के संपर्क में आता है तो ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं ये इकट्ठी होकर कंडेंस होकर रेन ड्रॉप्स के आकार में बदल जाती हैं और प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है, मीन्स रेन स्टार्ट हो जाती है। सो इस प्रकार से बादल बनते हैं और उनसे रेन हमें प्राप्त होती है। ड्रॉप ऑफ वाटर, सम ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगन्स टू फॉल। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन। इसको हम कहते हैं रेन, जो फॉलिंग ड्रॉप्स हैं। इन स्पेशल कंडीशन इट मे आल्सो फॉल्स एज हेल और स्नो। मीन्स अगर हद से ज़्यादा इनको ठंडक मिल जाए तो इनका एक स्पेशल केस आता है, जैसे हेल, ओलावृष्टि जिसे हम बोलते हैं, एज हेल और स्नो। हेल मीन्स आपको पता ही होगा कि बहुत से टाइम हम देखते रहते हैं कि कुछ आसमान में से ही बारिश के दौरान कुछ सॉलिड आइस गिरती है, मीन्स कठोर आइस गिरती है, जिसे हम हेल बोलते हैं, गड़े कहते हैं पंजाबी में, और हिंदी में बोलेंगे उसको ओलावृष्टि जिसे बोलते हैं हम लोग। और स्नो मीन्स स्नो फॉलिंग होती है इन द माउंटेन एरियाज पे, जहाँ हल्की हल्की बर्फ गिरती रहती है एज ए कॉटन लाइक। दस water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms clouds and then comes back to the ground as rain, hail or snow. Means हवा में ये पानी वाटर वेपर के रूप में चला जाता है बाय द इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जो कि ऊपर जाके बादल बनाता है, क्लाउड बनाता है, एंड देन बैक टू द ग्राउंड एज रेन, हेल और स्नो के रूप में ये वापस धरती पर आ जाता है। नाउ 14.4 बैक टू द ओशन। किस प्रकार से ओशन की तरफ ये वाटर जाता है? व्हाट हैपन टू द वाटर दैट रेन एंड द स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। मीन्स उस पानी का क्या बनता है जो
बारिश के द्वारा और स्नो के द्वारा डिफरेंट रीजन्स पे अर्थ के आता है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेसेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियन। जितना भी हमारा सरफेसिस ऑफ लैंड एरिया है वो सारा का सारा क्या है, ओशियंस लेवल से ऊपर है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो sooner or later goes back to the oceans. This happens in many ways. Means किसी भी प्रकार से संभव होता है कि पानी जो बारिश के द्वारा या बर्फ़ के द्वारा हमें प्राप्त होता है लैंड एरिया पे, वो धीरे धीरे करके ओशंस की तरफ चला ही जाता है बाय द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, लाइक झरनों के द्वारा भी जाता है। स्नो इज द माउंटेन्स melts into water. This water flows down the mountains in the form of streams and rivers. मीन्स जो स्नो माउंटेन्स पे रहती है वो मेल्ट हो जाती है, पिघलती है, और वो भी रिवर्स के द्वारा चल पड़ती है समतल भाग की तरफ अर्थ के, और वहाँ से होती हुई डायरेक्ट कहाँ जाएगी, ओशंस में। सम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एज रेन आल्सो फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम्स. Most of the river covers long distances on land and ultimately falls into the sea or ocean. However, water of some rivers flows into lake. कुछ जो रिवर्स का पानी है वो लेक में गिरता है, झील्स में गिरता है। एंड जैसा कि आपको दिखाया गया है इस चित्र में, रेन वाटर फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स। मीन्स हम मान सकते हैं छोटा सा एक, जिसमें रेन नहीं दिखाएगी, लेकिन एक जल चक्र के एक छोटा सा पार्ट है जिसमें जितना भी पानी पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे स्नो के द्वारा, स्नो के पिघलने के द्वारा बनता है, वो सारा का सारा पानी इस प्रकार से इकट्ठा होके रिवर्स के द्वारा फ्लो होके कहाँ चला जाएगा, सी एंड ओशंस में। द रेन वाटर आल्सो फिल्स अप द लेक एंड पॉन्ड्स. ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स absorbed by the ground and seems to disappear in the soil. Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and transpiration. The rest seeps into the ground. Most of this water becomes available to us as groundwater. Means आपको मैं बता दूं, seeps into the ground का मतलब क्या है। मीन्स बहुत सा पानी हवा में वापस उड़ जाता है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा, लेकिन इसमें से जो रेन वाटर में से बहुत सा ऐसा पानी है जो हमारी पृथ्वी के अंदर सीप्स इनटू, यानी कि उसके अंदर से होता हुआ उसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में इकट्ठा होने लग जाता है, उसके अंदर कहीं भी जहाँ भी रिस्कर पानी धरती के अंदर जाके इकट्ठा होता है नॉन पोरस रॉक्स के ऊपर। Open wells are fed by groundwater. Groundwater is the source for many lakes as well. Means जो ग्राउंड वाटर है वो सोर्स है झील के पानी का और वेल, कुएं के पानी का। It is also this groundwater which is drawn by hand pumps or tubes. Means ये भी ग्राउंड वाटर है, यानी कि अपनी भूमिगत पानी है जो हम हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स के द्वारा निकालते हैं अपने सिंचाई के काम के लिए और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कंप्लीट करने के लिए। द मोर हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एरिया, द डीपर्स वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर। मीन्स जैसे जैसे बहुत ज़्यादा इसमें ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स लगते चले जाते हैं तो ये पानी जो अंडरग्राउंड वाटर वो भी और गहरा 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 होता चला जाता है, जिससे पानी का लॉस होता है। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज वरीसम। मीन्स ये जो पानी बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं और यहाँ पानी अंडरग्राउंड वाटर का लॉस होता जा रहा है, तो ये क्या है, चिंताजनक है। पहली वांट्स टू शेयर ए कंसर्न विद यू। पहली कुछ कहना चाहती है, इन दोज एरियाज where the land has little or no vegetation, the rain water flows away quickly. वहाँ से जल्दी चला जाता है जहाँ पर किसी प्रकार की कोई वेजिटेशंस नहीं है। मीन्स इसीलिए तो आपको
ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए बोला जाता है। जितना ज़्यादा पौधारोपण होगा, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगे होंगे अर्थ पे, उतना ज़्यादा पानी हमारी अर्थ में ज़्यादा रहेगा और सूखा पड़ने की नौबत नहीं आएगी। द रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली, और जल्दी चला जाता है जहाँ पर किसी प्रकार की कोई वेजिटेशन नहीं होती। फ्लोरिंग रेन वाटर आल्सो टेक्स द टॉप लेयर ऑफ द सोयल अवे विद इट। और सम टाइम क्या होता है, पानी जो बह रहा होता है, रेन वाटर जो फ्लोरिंग वाटर होता है, बह रहा होता है, वो सम टाइम क्या है, जो ऊपर की लेयर है मिट्टी की, उसको अपने साथ बहा के ले जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मल वर्ड्स में हम बोलते हैं सोयल इरोजन। सोयल इरोजन। देयर आर few areas where most of the land is covered with concrete. This reduces the seepage of rainwater into the ground, which ultimately affects the availability of groundwater. Means अब अपनी धरती पे बहुत सा ऐसा एरिया है जहाँ पर हम कंक्रीट के द्वारा या फिर कोई फर्श वगैरह लगा देते हैं सीमेंट्स वगैरह से, जिसके कारण पानी जो धरती में रिसता था, पहले चला जाता, सीपेज होती थी, वो कम हो चुकी है, जिससे क्या ग्राउंड वाटर कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा तो राजस्थान की तरह हमारा एरिया बनता चला जाएगा, जिससे क्या है पानी की कमी हो जाएगी। नाउ वी नो दैट वाटर ब्रॉट बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय रेन, हेल और स्नो। हम जानते हैं कि पानी को वापस धरती पे आने के लिए रेन, हेल्स और स्नो के रूप में वो वापस आ सकता है, लेकिन ये पानी भी गोज बैक टू द ओशन, ओशंस में चला जाता है मोस्ट ऑफ वाटर, क्योंकि पानी अब रिस के अंडरग्राउंड वाटर के रूप में इकट्ठा नहीं हो पाता। तो पानी जितना जल्दी हो सकता है, रेन वाटर जितना भी जल्दी हो सकता है, वो रिवर्स के द्वारा ओशंस में चला जाता है और पानी की कमी हमें बनी रहती है हमारे पास। So, surface of the earth goes into air as vapor, returns as rain, hails or snow, and finally goes back to the ocean. The circulation of water in this manner is known as the water cycle. Means इस प्रकार से जो सर्कुलेशन होता है, मैं आपको वाटर साइकिल के बारे में बता सकता हूं कि वाटर साइकिल क्या है। दिस इज सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिस मेंटेन्स द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। और ये पानी की मेंटेनेंस बनाए रखता है वाटर ऑन लैंड, लैंड एरिया पे। मीन्स एक्चुअल में ओशियन का पानी इवेपोरेट होता है सन हीट के कारण, वो बादल बनते हैं, बादल लैंड एरिया पे जाके वहाँ पर बारिश करते हैं, रेन के रूप में गिरते हैं। वहाँ जो पानी होता है कुछ रिस जाता है, कुछ नहीं रिसता है, तो रिवर के द्वारा वो वापस ओशन में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो चक्रण चलता है पानी का, दैट वन इज द वाटर साइकिल। नाउ 14.5, व्हाट इफ इट रेन्स हेवनली। अगर हद से ज़्यादा बारिश आ जाए तो क्या होगा? द टाइम, ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मीन्स ड्यूरेशन, टाइम और अमाउंट, ये तीनों चीज़ रेनफॉल की वेरी करती हैं प्लेस टू प्लेस। In the some parts of the world, it rains throughout the year, while there are places where it rains only for a few days. Means बहुत कम दिन भी इस धरती पर होती है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, दिस इज़ द वाटर साइकिल डायग्राम। और इसमें इवेपोरेशन, जो ऊपर की तरफ एरो लगे हैं वो सभी इवेपोरेशन शो करते हैं, इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, इस प्रकार से। और इनसे फॉर्म होते हैं ऊपर की तरफ क्लाउड्स। ये क्लाउड्स हवा के साथ बहते चले जाते हैं और एक सफिशेंट हाइट पे जाके कूल डाउन हो जाते हैं, जिससे क्या है, इनमें प्रेसिपिटेशन शुरू होता है। मीन्स रेन फॉलिंग, स्नो फॉलिंग, हेल स्टार्ट होते हैं। ये जो स्नो फॉलिंग और रेन है, ये यहाँ से पानी कलेक्ट करते हैं और ये लेक्स में आ जाता है, और लेक्स के द्वारा होता हुआ कहाँ जाएगा, उसके बाद रिवर्स में, और रिवर्स के द्वारा होता हुआ ये पानी डायरेक्ट दोबारा से वाटर सोर्सेज सी एंड ओशंस में पहुंच जाता है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल, कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर।
तो हम बात कर रहे थे अगर ज़्यादा बारिश गिर जाए, कहीं हो जाए ज़्यादा बारिश तो क्या होगा। सिंपल, आप जैसा कि इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लड आएंगे। मीन्स ए सीन आफ्टर हैवी रेन्स, हैवी रेन्स के बाद जो सीन बनता है वो ये रहता है कि पानी भर जाता है लैंड एरियाज पे, जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ पानी भर जाता है और वहाँ फ्लड की सिचुएशन बन जाती है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मीन्स हमारी जो कंट्री है, देश है, इसके अंदर जो रेनफॉल है वो ज़्यादातर मानसून के टाइम में ही होता है, मानसून सीजन में ही होता है। रेन्स ब्रिंग रिलीफ especially after hot summer days. The showing of many crops depends on the arrival of monsoons. मीन्स बहुत सारी ऐसी फसलें हमारी मानसून के ऊपर डिपेंड करती हैं और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है आफ्टर द समर डेज। गर्मियों के दिनों के बाद ये एक प्रकार का आराम है हमें। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स। अगर ज़्यादा रेनफॉल हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हैवी रेन्स के तौर पे। तो इसमें हम देखेंगे इस प्रकार से फ्लड आ सकते हैं। ए सीन ऑफ ए फ्लडेड एरिया, हैवी रेन के बाद फ्लड आ सकते हैं, ज़्यादा पानी भरने के बाद फ्लड आ सकते हैं, क्योंकि ये पानी बहकर नीचे स्थान पे जाता है और रिवर्स में चला जाता है, और जब ये बहता है तो सब कुछ साथ लेके चलता है। दैट वन इज द फ्लड। रेन में लीड्स टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। द वाटर में देन spread over large areas causing flood. The crop filled forest, villages and cities may get submerged by water. ये सभी चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। In our country, floods causes extensive damage to crop, domestic animals, property and human lives. During flood, the animal living in the water also get carried away with the waters. They often get trapped on land area and dies when flood water recedes. Rains also affect the animals living इन द सोयल। सोयल्स के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिविंग स्टाइल को भी, उनको भी प्रभावित करती है, क्योंकि दे द बोरोज कलेक्ट्स वाटर फिलिप कंप्लीटली एंड नो प्लेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू लिव इन दैम। मीन्स कोई स्थान नहीं रहता जहाँ वो रह सकें फिर। नाउ 14.6, what happens if it does not rain for a long period? अब ज़्यादा आ जाए अगर तो फ्लड आता है, अगर रेन हो ही ना फिर क्या होगा काफ़ी समय तक। कैन यू इमेजिन what would happen if it does not rain in a region for a year or more? एक साल या काफ़ी सालों से ज़्यादा टाइम हो जाए और रेन ना आए तो क्या होगा उस एरिया में। द soil continues to lose water by evaporation and transpiration. Since it is not being brought back by rain, the soil become dry. वहाँ की जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाएगी समय के हिसाब से धीरे धीरे। The level of water in ponds and wells of the region goes down and some of them may even dry up. Means जो लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर्स का जो वाटर लेवल है वो घटता चला जाएगा और कुछ तो सूख भी जाएंगे। द ग्राउंड वाटर में आल्सो बिकम स्कार, और जो ग्राउंड वाटर है वो भी धीरे धीरे, स्कार होता है ख़त्म हो जाना, धीरे धीरे कम हो जाएगा, उसकी भी कमी हो जाएगी। दिस में लीड्स टू ड्रोट, और इस कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ड्रोट, सूखे को आमंत्रण मिलता है। मीन्स सूखा आ जाता है उस एरिया के अंदर। इन ड्रोट कंडीशन इट डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर। मीन्स ड्रोट कंडीशन में बहुत मुश्किल हो जाता है भोजन प्राप्त करना, बहुत मुश्किल हो जाता है। जो अगर भोजन नहीं मिलेगा, घास नहीं मिलेगा जानवरों को, तो जीवन संभव रहना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर है। यू माइट हैव heard about droughts occurring in some parts of our country or the world. आपने सुना होगा हमारे सूखा पड़ता है कुछ भागों में कंट्री के। Are you aware of the difficulties faced by the people living in these areas? उनके द्वारा महसूस की जाने वाली जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुश्किलें हैं, किन मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है उनके बारे में जानेंगे। What happens to the animals that the vegetation in these conditions? जो एनिमल्स के वेजिटेशन, घास का प्रबंध कैसे होता है ऐसी ऐसी परिस्थितियों में। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय
taking to your parents and neighbors and by reading about it for news from newspapers and magazines. मीन्स ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, आपके चारों तरफ आपके नेबर से सुनने को मिल जाएंगी कि किस प्रकार से ड्रोट होता है. नाउ 14.7 हाउ कैन वी कंजर्व वाटर. किस प्रकार से हम पानी को सेव कर सकते हैं लंबे समय के लिए. कंजर्व टू सेव वाटर फॉर लॉन्ग टाइम. ओनली अ स्मॉल fractions of water available on the earth is fit for use of plants, animals and humans. मीन्स बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन है जो पानी का, जो हमें फ्रेश वाटर जिसे हम बोलते हैं, जो हम यूज़ करते हैं. मीन्स 99% जो वाटर है, और वी कैन से 98, 93, 97.5, जिसमें से 2% वाटर जो है आइस कैप्स के रूप में, आइस बर्ग्स के रूप में मौजूद है, जिसे हम नहीं यूज़ कर पाते. बट ओनली 50 और 0.60% जो वाटर है, 0.50 to 0.60% जो वाटर है, हम लोग यूज़ करते हैं फॉर जीवन यापन. Most of water is in the oceans and it cannot be used directly. When the level of the groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore. कहीं भी यूज नहीं हो सकता. The total amount of water on earth remains the same, but the water available for use it very limited and is decreasing with over uses. Means usage के अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है. The demand for water is increasing day by day. The number of people using water is increasing with rising population. जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से हमारी जो डिमांड है पानी की वो बढ़ती चली जा रही है. In many cities, long queues for collection of water are a common sight. Means बहुत से ऐसे शहरों में देखने को मिल जाता है कि लोग लाइनें लगा के खड़े रहते हैं पानी लेने के लिए. Also, more and more water is being used for producing food and by the industries. और बहुत ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है प्रोड्यूसिंग फूड, भोजन बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए. these factors are leading, देख सकते हैं आप क्यूज. These factors are leading to shortage of water in many parts of the world. Hence, it is very important that water is used carefully. We should take केयर नॉट टू वेस्ट वाटर. हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पानी कहीं हमारा वेस्ट ना जा रहा हो, तो उसे बचाना चाहिए. नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर में एक कदम और हम आगे चलना चाहते हैं, तो 14.8 के बारे में हम जानेंगे. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे मीन्स one way of increasing the availability of water is to collect rain water and store it for later use. Means रेन वाटर को हम लंबे समय तक कहीं स्टोर करके रख लेते हैं और उसको बाद में यूज करें धीरे धीरे. दैट वन इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स. मीन्स जहां भी पानी गिरता है रेन से या कहीं से भी, उसको कैच मीन्स उसको इकट्ठा कर लिया जाए. What happens to rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? It flows into the drains. Is not it from there water goes to rivers or lakes which could not be far away. Means बहुत सा पानी कंक्रीट के रोड्स पे, एरियाज पे गिरता है, वहाँ से वो पानी धीरे धीरे करके वो नदियों नालों के बहाने होता हुआ ओशन में चला जाता है. लेकिन उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल पाता, उसको हम स्टोर नहीं कर पाते, तो वो पानी निकल जाता है. तो ऐसे पानी को अगर हम स्टोर कर ले, दैट वन इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अ लॉट ऑफ एफर्ट्स विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इनटू आवर होम्स एज द वाटर डिड नॉट सीप इनटू द ग्राउंड. अगर पानी ग्राउंड के अंदर नहीं रिसता तो हम उसको अपने घरों में वापस स्टोर करके रख सकते हैं. Here two techniques rainwater harvesting are discussed. Rooftop rainwater harvesting. In this system, the rainwater is collecting from roofs. Means टॉप रूफ्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से घर के ऊपर वाले जो रूफ होती है उससे पानी को कलेक्ट करेंगे, हम इकट्ठा करते चले जाते हैं इस प्रकार से इस टैंक में, और फिर अंडरग्राउंड वाटर की तरफ भी हम इसको
भेज सकते हैं बाय द वेल, अगर हम वेल बना दिया जाए इस प्रकार का। ओके, साफ होके पानी अपने आप नीचे चला जाता है। द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक थ्रो पाइप्स, दिस वाटर में कंटेन सोयल फ्रॉम द रूफ एंड नीड्स filtering before it used. Instead of collecting rainwater in tank, the pipe can go directly into a pit in the ground. This then seeps into the soil to recharge or refill the groundwater. Means groundwater को यहाँ पर रिचार्ज और रिफिल करने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं साफ करके पानी को यहाँ पर, और यहाँ से ये क्या होगा, सीप इनटू द सोयल, सोयल के अंदर चला जाएगा, रिश्ता चला जाएगा पानी, और ग्राउंड वाटर हमारा रिफिल हो जाएगा। अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। मीन्स हमारे ओपन बिल्डिंग के ओपन एरियाज रहता है अराउंड रोड्स वगैरह, मतलब रहते हैं, तो वहाँ का पानी भी अगर हम ड्रेन्स के द्वारा इकट्ठा करके इसी प्रकार से अंडरग्राउंड वाटर में भेज दें तो दैट आल्सो बी ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम द ओपन स्पेसिस अराउंड द बिल्डिंग्स। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट कीन लर्नर, एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। बने रहें, खुश रहें।